जैसा कि हमने व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा की, व्यवस्थापिका की शक्ति, भूमिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों में उत्तरोत्तर ह्रास की अभिवृद्धि हुई है और व्यवस्थापिका अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए कुछ तकनीकी कतिपय निराशावादी प्रवृत्ति, अरुचि, इस प्रकार से व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास लगातार हो रहा है, जो वास्तविक भूमिका के रूप में कार्य करने की एक अपेक्षा की जाती है। आज हम चर्चा करेंगे सरकार के जो संगठन हैं उसमें कार्यपालिका की। जैसा कि जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ कार्यपालिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि संसद में जिस दल का बहुमत होगा उस दल की सरकार होगी। इस कारण से कार्यपालिका अपने कार्यों में महत्वपूर्ण हो जाती है या कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इस प्रकार से जो सरकार का जो संगठन है, राज्य की इच्छा को मूर्त रूप से देने वाली संस्थागत व्यवस्था को सरकार कहा जाता है। सरकार और राज्य की इच्छा का निर्माण, उसकी अभिव्यक्ति, उसके निष्पादन करने की संस्थागत संरचना है, रचना है। जैसा कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और मोंटेस्क्यू का जो सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, उस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्रों में या क्षेत्राधिकार में कार्य करें, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करें, यह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। किंतु जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, यूनाइटेड किंगडम और भारत, वहाँ कार्यपालिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली रूप में कार्य करती है। इस प्रकार से हम कार्यपालिका के बारे में चर्चा करते हैं या कार्यपालिका के रूप में हम बात करते हैं। कार्यपालिका को परिभाषित करने के लिए गिलक्राइस्ट ने अपने विचारों से व्याख्या की है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करता है। यह वह दूरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासनिक यंत्र घूमता है। इसका तात्पर्य है कि कार्यपालिका के जो कानून के निर्माण में है, वह जनता की इच्छा को परिणित कार्य के रूप में परिणित करने का या कार्य के रूप में क्रियान्वित करने का धरातल पर काम कार्यपालिका करता है। और वास्तविक शक्ति का केंद्र या वास्तविक प्रशासनिक यंत्र जो है वह कार्यपालिका ही है। डॉक्टर गार्नर ने कार्यपालिका को इस प्रकार से परिभाषित किया है: व्यापक तथा सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका में वे सभी कर्मचारी एवं संस्थाएं आ जाती हैं जिनका संबंध राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करने से है, जो कानून के रूप में प्रकट की गई है। इसका तात्पर्य है कि चाहे वो राज्याध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद हो, राष्ट्रपति हो, सम्राट हो, चाहे सभी कर्मचारी हैं, उनका संबंध कानून को लागू करने से, कानून को क्रियान्वित करने से है, वह कार्यपालिका है। इस प्रकार से ला पालोम्बारा ने इस प्रकार से परिभाषित किया है: कार्यपालिका के आशय से मुख्य कार्यपालिका विभागों के अध्यक्ष सरकारी पद के सोपान में उच्चतम स्तर के सार्वजनिक प्रशासकों से है। इसका तात्पर्य है व्यक्ति, लोकसेवक, अन्य जो लोग मुख्य कार्यपालिका की सहायता के लिए भर्ती किए जाते हैं वो सम्मिलित हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो विभागों के विभागाध्यक्ष हैं और पद सोपान में जो उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको मुख्य कार्यपालिका के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। इस प्रकार से जो कार्यपालिका की जो व्यवस्था है या कार्यपालिका के जो मुख्य कार्य है, कानूनों का क्रियान्वयन करने का दायित्व जो कार्यपालिका का है, व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कानून की व्यवस्था देती है, कानून विधेयकों की चर्चा कर
विमर्श कर कर वह राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति के बाद में कानून या विधेयक का रूप ग्रहण करता है और कार्यपालिका का दायित्व है उसकी क्रियान्विति करे। तो कानूनों के या योजनाओं के क्रियान्विति का वास्तविक धरातल पर जो कार्य करती है वह वास्तविक कार्यपालिका है या कार्यपालिका कहलाती है। इस प्रकार से जो कार्यपालिका है वह सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत होता है, जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें वही सरकार में होती है, वही प्रधानमंत्री, वही मंत्रिपरिषद बनती है। इसका तात्पर्य हुआ कि व्यवस्थापिका का इतना महत्व नहीं है जितना कार्यपालिका, क्योंकि उनका बहुमत होता है। कोई विधेयक को जब तक उस सरकार का बहुमत है तब तक विधायिका का इतना महत्व नहीं रह जाता बजाय अल्पमत की सरकार में। इस प्रकार से जो कार्यपालिका के जो प्रकार हैं उसको हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कार्यपालिका का जो प्रकार में प्रथम है वह संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय शासन व्यवस्था में संसद में जिस दल का बहुमत होता है उस दल की सरकार होती है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जिनका निर्वाचन होता है और अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा में जिसका निर्वाचन होता है। ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ लॉर्ड, इनमें जो निर्वाचित होते हैं, अलग अलग देशों में अपनी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है। चूँकि कानून निर्माण में या संविधान निर्माताओं ने ये विचार मंथन किया होगा कि जनता के सबसे जो करीब है, जनता के सबसे जो नज़दीक का रिश्ता या कह सकते हैं कि सबसे अपना सा राज्य लगे, वास्तविक नियंत्रण का साधन लगे, वह संसदीय शासन व्यवस्था के रूप में परिणित होता है। क्योंकि जहाँ अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, उसमें जनता द्वारा सीधा निर्वाचित होता है किंतु जनता का उस पर नियंत्रण नहीं रहता, सिवाय महाभियोग के उसको हटाया नहीं जा सकता। तो जहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ केवल एकल कार्यपालिका है। वहाँ राष्ट्रपति और उसकी मंत्रिपरिषद है और राष्ट्रपति उसकी मंत्रिपरिषद संसद के सदस्य नहीं होते, न उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था में चूँकि कार्यपालिका है वो संसद से निर्वाचित होती है, जिस दल का बहुमत होता है वह कार्यपालिका के रूप में काम करती है, और जिस दिन उसका बहुमत खो जाता है उस दिन उसको सरकार को नए निर्वाचन के लिए या विकल्प के लिए कोई दूसरी व्यवस्था देखनी पड़ती है। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका संसद के प्रति बराबर और गंभीर उत्तरदायी रहती है, जो कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में नहीं रहता। अध्यक्षात्मक में एकल कार्यपालिका है, संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका है, संसदीय शासन व्यवस्था में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका है, और अध्यक्षात्मक शासन में केवल एकल कार्यपालिका है और राष्ट्रपति के रूप में और राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका है, नाममात्र की कार्यपालिका, जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन में सम्राट जो क्राउन के नाम से काम करता है, और भारत में राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका में दोनों जगह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कार्य करती है। इस प्रकार से कई देशों में संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका स्थित है। दूसरा है नाममात्र की व वास्तविक कार्यपालिका। जैसा कि अभी चर्चा की है, नाममात्र की कार्यपालिका जो केवल औपचारिक रूप से अध्यक्षीय औपचारिक रूप से जिनके नाम से कार्य होंगे वह नाममात्र की कार्यपालिका है। सारे कार्य क्राउन के नाम से होते हैं, और क्राउन को जो ग्रहण करने वाली जो शक्ति का उपभोग करने वाली शक्ति है वह वहाँ का या तो सम्राट होगा या महारानी होगी ग्रेट ब्रिटेन में। और भारत जैसे देश में
नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति काम करता है। राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य होंगे, नियुक्ति से लेके सारे विधेयक जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वह कार्य विधेयक का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए केवल औपचारिक अध्यक्ष के नाते और नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में जो कार्य करेगा वह वहाँ का राष्ट्रपति और ग्रेट ब्रिटेन में सम्राट काम करेगा। इस प्रकार से वास्तविक कार्यपालिका में दोनों जगह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कार्य करेगी, जिसमें सारी शक्ति का जो वास्तविक शक्ति का केंद्र बिंदु है, जो वास्तव में कानूनों का क्रियान्वयन करने का दायित्व है, सरकार चलाने की जो क्षमता है, शासन व्यवस्था जो देखता है, वह वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। तीसरा है एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का उदाहरण अमेरिका है, जहां अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, राज्यों में राज्यपाल के रूप में काम करता है और संपूर्ण देश में राष्ट्रपति के रूप में एकल कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। और बहुल कार्यपालिका का जो उदाहरण है वो स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यीय जो कार्यपालिका समूह है उसमें पूरे 7 वर्ष में एक वर्ष में एक व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया था। इसलिए 7 व्यक्ति मिलकर उनमें जो कानून का क्रियान्वयन है या शासन करने का जो दायित्व है वह बहुल कार्यपालिका के रूप में स्विट्जरलैंड, इसलिए वास्तविक लोकतंत्र का घर भी स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। इसलिए बहुल कार्यपालिका का जो सबसे अच्छा उदाहरण है, जो वास्तविक लोकतंत्र का केंद्र घर है, वह स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और एकल कार्यपालिका अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। अगला है कार्यपालिका का प्रकार पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। जहां वंशानुगत शासन व्यवस्था है, पिता के बाद में पुत्र, पुत्र के बाद में उसके पुत्र, जैसे कि पिछले दिनों नेपाल में परिवर्तन लोकतंत्र आ गया, किंतु उस समय पुराने नेपाल में पैतृक कार्यपालिका के रूप में निर्वाचित कार्य करते थे। जापान में, इंग्लैंड में जो नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं वह पैतृक है। अरब अमीरात या अरब देशों में जो सम्राट है, सम्राट के बाद में उसके पुत्र जो पैतृक कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। जो वंशानुगत शासन व्यवस्था है उसे हम पैतृक कार्यपालिका कहेंगे। जिन देशों में पैतृक कार्यपालिका है वह इंग्लैंड, जापान, नेपाल, स्वीडन, जो नेपाल अब नहीं है, उसमें पैतृक कार्यकारिणी है। और जिन देशों में निर्वाचित कार्यपालिका है वह भारत, फ्रांस, अमेरिका, इटली, मिस्र आदि देशों में जो राष्ट्राध्यक्ष जो का निर्वाचन है वह निर्वाचित किया जाता है। भारत में चूँकि नाममात्र कार्यपालिका, किंतु राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राज्य के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। चाहे वो राज्य के विधान परिषद, विधानमंडल के सदस्य हों, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हों, वो मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अगला क्रम है कार्यपालिका का जो प्रकार है वह है तानाशाही। तानाशाही जो कार्यपालिका का जो प्रकार है, उस तानाशाही में एक व्यक्ति देश का सर्वेसर्वा बन जाए, एक व्यक्ति के हाथ में राष्ट्र की सारी शक्ति केंद्रित हो जाए। जब वह व्यक्ति किसी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि विशेष दल या सेना की सहायता से शक्ति केंद्र पर अधिकार कर ले, ऐसी व्यवस्था को तानाशाही या अधिनायकवाद कहा जाता है। जैसा कि प्रथम युद्ध 1914 से 18 में इटली के मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में उनकी हार के बाद में उनका पतन हुआ।
चिंतकों का एक वर्ग सोवियत रूस, चीन, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया में साम्यवादी दल की तानाशाही मानते हैं, क्योंकि इन देशों में विरोधी दलों को पनपने की आज्ञा नहीं है। ऐसा कुछ चिंतकों का मानना है कि ये भी एक तरह से तानाशाही शासन व्यवस्था है। सद्दाम हुसैन ने सारी शक्ति का केंद्र बिंदु बना के इराक में, उसको हम तानाशाही कहेंगे। हिटलर, मुसोलिनी को हम तानाशाही शासन व्यवस्था कहेंगे। कोई व्यक्ति अपने हाथों में, चीन लगातार तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। शी जिनपिंग जो सारी शक्ति का केंद्र और संविधान में संशोधन करने के बाद में ताजीवन वह राष्ट्रपति रह सकता है, ऐसा व्यक्ति तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। ऐसा देश तानाशाही कार्यपालिका की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका के जो प्रकार हैं वह इस प्रकार से हैं, और कार्यपालिका जो महत्वपूर्ण कार्य करती है वह इस प्रकार से कार्य करनी चाहिए, करती है। अगला है कार्यपालिका के प्रकार, कार्य। पहला कार्य है प्रशासनिक कार्य। प्रत्येक कार्यपालिका अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखती है। कानूनों का क्रियान्वयन करने का दायित्व अनेक प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करते हुए करती है। प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यपालिका लोक सेवा का एक व्यापक मशीनरी या तंत्र की सहायता से ये कार्य कर पाती है। इन लोक सेवकों की भर्ती, वर्गीकरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन संरचना, सेवा शर्तों का निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवानिवृत्ति लाभों का नियम बनाकर कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। कार्यपालिका देश में आंतरिक शांति व्यवस्था को स्थापना को लागू करती है। इसके अतिरिक्त व्यापार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, नागरिक जीवन पर नियंत्रण और अनेक सामाजिक सेवाओं का निष्पादन कर नागरिकों को संतुष्ट करना कार्यपालिका का दायित्व। ये प्रशासनिक कार्य हैं जो कार्यपालिका के, जो हम कार्य की चर्चा करेंगे। पहला कार्य जो प्रशासनिक कार्य है। दूसरा है राजनयिक या वैदेशिक कार्य। किसी भी देश की कार्यपालिका विश्व के अन्य देशों के साथ वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है। दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार कैसा हो, संधियां कैसे हैं, समझौते कैसे हैं, युद्ध कैसे होते हैं, राजदूतों का आदान प्रदान कैसा होता है, इन समस्त कार्यों को राजनयिक वैदेशिक कार्य कहा जाता है। मंत्री परिषद का सदस्य, जिसे विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता है, इस कार्य के निर्वाह के लिए पृथक से उत्तरदायी भी बनाया जाता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन का ये क्षेत्र अत्यंत जटिल और संवेदनशील है। इसमें विशेषज्ञता, गोपनीयता, कूटनीतिक चातुर्य के गुणों की आवश्यकता भी होती है। इन्हीं गुणों के कारण ये कार्य व्यवस्थापिका जैसे वृहद निकाय द्वारा न किया जाकर कार्यपालिका जैसे छोटे निकाय द्वारा ये कार्य संपन्न किया जाता है। हालांकि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा व्यवस्थापिका में की जाती है, किंतु संधि, समझौते, राजदूतों की नियुक्ति में जो राजनयिक वैदेशिक कार्य हैं उसमें सरकार का विश्वसनीय या कार्यपालिका ही अपने व्यक्ति निर्धारण करती है। तीसरा कार्य है सैनिक कार्य। वर्तमान विश्व में विचारधारा के आपसी टकराव के कारण सुरक्षा का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। लगभग सभी देशों में कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष ही राज्य की सैनिक शक्ति का सर्वोच्च होता है। जैसा कि भारत में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी है, किंतु वास्तविक कार्यपालिका के रूप में संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद निर्णय करती है। किसी भी
देश में या राज्य में आपातकाल लागू करती है तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श के पश्चात ही देश में कोई स्थिति पर या निर्णय की स्थिति पर होने का राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष अपना निर्णय लेता है। इसलिए इन सैनिक कार्य वास्तविक रूप में वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे ही राष्ट्रपति वह निर्णय लेता है, क्योंकि सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, सभी कार्य राष्ट्रपति द्वारा संपन्न किए जाते हैं। किंतु उसके पीछे या मंत्रिपरिषद की सलाह या प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है, परामर्श देती है, उसके आधार पर राष्ट्रपति अपना कार्य संपन्न करता है और अपना दायित्व का निष्पादन करता है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वह युद्ध और शांति की घोषणा संसद की अनुमति से कर सकते हैं। भारत और इंग्लैंड में भी ये शक्तियां संवैधानिक रूप से क्रमशः राष्ट्रपति और राजा में निहित है, किंतु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग देश का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। इसलिए युद्ध की स्थिति में जो मुख्य निर्णय है वह वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है। उसकी परामर्श के आधार पर ही कोई राष्ट्रपति कदम उठाने की घोषणा करता है। अगला कार्य है वित्तीय कार्य। वित्त पर यद्यपि व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है, बजट उसी के द्वारा पारित किया जाता है, किंतु बजट का जो प्रारूप है या अन्य वित्त विधेयक का जो निर्माण है वह कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। आधुनिक विश्व में लोक कल्याणकारी शासन के विचार से सरकार ने लोकहित के अनेक कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। आर्थिक नियोजन व योजनाओं का संचालन कार्यपालिका का मुख्य कर्तव्य बन गया। देश की संपूर्ण आर्थिक स्थिति का व्यवहार में कार्यपालिका के नियंत्रण है। कार्यपालिका ही देश की आय के विभिन्न साधनों का पर्याप्तता और नवीन साधनों की खोज करने का विचार कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका ही प्राप्त आय के उपभोग की प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है। जैसे कि बजट ऐसा नियंत्रण का केंद्र है, किस विभाग को कितना वित्त मिलेगा, कितना वित्त आवंटन किया जाएगा, ये वित्त विभाग का काम है। वित्त विभाग का अपना कोई कार्य नहीं है। विभिन्न विभागों को, विभिन्न मंत्रालयों को जो बजट का आवंटन करना है, देश की अर्थव्यवस्था को देखना है, वह वित्त विभाग का कार्य है। और वित्त विभाग में जो कार्य हैं वह सारे के सारे कार्यपालिका में से ही एक वित्त मंत्री बनाया जाता है और ये वित्तीय कार्य उनका संपन्न किया जाता है। अगला है विधि निर्माण संबंधी कार्य। चूंकि विधि निर्माण का मूल जो दायित्व है वह व्यवस्थापिका का है। व्यवस्थापिका ही व्यवस्थापन की व्यवस्था कर सकता है। व्यवस्थापिका ही विधि निर्माण संबंधी कार्य करता है। चूंकि व्यवस्थापिका के पास समय नहीं होने के कारण प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था है, प्रदत्त विधान की व्यवस्था है, कार्य व्यवस्थापिका के पास पर्याप्त विषय विशेषज्ञ नहीं होने के कारण, पर्याप्त सभाएं या बैठकें नहीं होने के कारण वह अपना कार्य जो मूल कार्य व्यवस्थापिका विधायिका का है वह कार्यपालिका को सौंपता है या कार्यपालिका को स्थानांतरण करता है। उसको प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। इस प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति प्राप्त होने के कारण कार्यपालिका विधि निर्माण संबंधी भी कार्य संपन्न करती है और प्रदत्त व्यवस्थापन ने ही विधि निर्माण के क्षेत्र में कार्यपालिका की शक्ति की अभिवृद्धि की है। प्रत्येक देश में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाती है, उन्हें स्थगित करती है, सत्रावसान का आदेश देती है, उन्हें भंग कर सकती है। और भारत और इंग्लैंड जैसी संसदीय जहाँ शासन व्यवस्था है
उन देशों में कार्यपालिका कानून निर्माण हेतु विधेयक तैयार करती है, यानी कानून का निर्माण करती है, विधेयक का प्रारूप तैयार करती है, उन्हें विधानमंडल में विमर्श के लिए प्रस्तुत करती है। और यही नहीं, अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं में जहाँ शक्ति के पृथक्करण के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापन के कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है, वहाँ भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधिवेशन के आरंभ और अधिवेशन के समय देश की परिस्थितियों के बारे में सूचनाएं संदेश भेजती है। और व्यवहार में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका भी संसदीय कार्यपालिका की तरह व्यवस्थापन का कार्य करने लगी हैं। कोई भी विधेयक किसी भी देश में कार्यपालिका अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना अधिनियम नहीं बनता। इसके अतिरिक्त व्यवस्थापिका की अधिवेशन नहीं होने की स्थिति में किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि चूंकि व्यवस्थापिका या विधायिका का कार्य है, किंतु कार्यपालिका ये कार्य करती है। हालांकि अधिनियम को व्यवस्थापिका में रखकर उसके कानून का रूप ग्रहण करने की 6 माह की अवधि बताई गई है, नहीं तो दूसरा नियम या दूसरा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसलिए और अध्यादेशों की जो शक्ति है, प्रभाव है, वो संसद के द्वारा पारित कानूनों के समान है, किंतु अवधि 6 माह की है। जैसे कि भारत में 6 माह पश्चात या तो दूसरा अध्यादेश लाएं या उसको व्यवस्थापिका में अनुमोदन करवाएं। प्रदत्त विधायन ने विधायी शक्ति का इतना अधिक विस्तार कर दिया है, जैसा कि लॉर्ड हिवर्ट ने इसको नवीन निरंकुशता, न्यू डेस्पोटिज्म का नाम दिया है, कि एक नवीन निरंकुशता सामने आई है। जो विधि निर्माण का काम विधायिका का है, वह कार्यपालिका ने हस्तगत कर लिया, हस्तांतरण कर लिया, और प्रदत्त व्यवस्थापन ने व्यवस्थापिका ने ही अपना कार्य कार्यपालिका को सौंप दिया। इसलिए लॉर्ड हिवर्ट ने इसको नवीन निरंकुशता या न्यू डेस्पोटिज्म का नाम दिया। अगला है न्याय संबंधी कार्य। जैसा कि न्याय संबंधी कार्य व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका अपने अपने क्षेत्राधिकार में, किंतु न्यायपालिका का कार्य न्यायिक कार्य प्रकृति के कार्य है, किंतु कार्यपालिका भी कुछ कार्य न्यायिक प्रकृति का करने लगी। उनमें बताया जाता है कि जैसा कि लगभग सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष को अपराधियों को क्षमा करने का, कम करने का या स्थगित करने का अधिकार है। जैसा कि राज्यपाल व राष्ट्रपति को मृत्युदंड या सजा में के रूप में कम या स्थगित करने का अधिकार है। ये एक न्यायिक प्रकृति का कार्य है जो कार्यपालिका करती है। किसी भी देश के राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष के सामने क्षमा प्रार्थना के लिए प्रार्थना पत्र या राष्ट्रपति को के क्षमा प्रार्थना की रिट लगाई जाती है। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार या राज्याध्यक्ष को यह अधिकार है उस मृत्युदंड को क्षमा, कम या स्थगित करते हैं। किसी भी देश में विशाल स्तर पर विद्रोह हो जाए तो राष्ट्राध्यक्ष को आम माफी देने का भी अधिकार होता है। भारत और अमेरिका जैसे देशों में कार्यपालिका ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। इन न्यायाधीशों के विरुद्ध यदि महाभियोग का प्रस्ताव कार्यपालिका द्वारा पारित किया जाए तो कार्यपालिका ही उन्हें पदमुक्त करने का आदेश दे। आधुनिक युग में जिन देशों में प्रशासकीय न्यायाधिकरण बनाए गए हैं उनमें कार्यपालिका अर्ध न्यायिक कार्य भी संपन्न है। कुछ प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, जैसे केट है, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उनके न्यायिक प्रकृति का कार्य प्रशासन या कार्यपालिका करने लगी। तो इन न्यायिक प्राधिकरण, अनेक न्यायिक प्राधिकरण हैं। कावेरी जल विवाद के रूप में न्यायिक प्राधिकरण बनाया गया। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वह न्यायिक प्रकृति के कार्य हैं, वो कार्यपालिका संपन्न करती है। अगला है राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्यों की दृष्टि से देश की राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व कार्यपालिका करता है। नेतृत्व के इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका विचार विमर्श करने के पश्चात
निर्णय लेकर उन्हें क्रियान्वित और निर्णयों के प्रति जन समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। कार्यपालिका किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में नई मांग व आकांक्षाएं पैदा कर पूर्तिकारक समाधान प्रस्तुत करने के लिए समर्थन जुटाती है। जनमत व्यवस्थापिका में अपनी बात रखते हुए जनमत का निर्माण करती है। किसी भी देश की कार्यपालिका उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को एकता, शांति व्यवस्था या एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। वह समाज को, राष्ट्र को विखंडित करने वाली शक्तियों को कुचलती है। देश की शासन और प्रशासन का निरंतर निरीक्षण, नियंत्रण इत्यादि कार्य करती है। निर्णय निर्माण के लिए तथ्यों का संग्रह, सूचनाओं का संकलन, इन समस्त कार्यों को करते हुए कार्यपालिका से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने देश की व्यवस्थापिका के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देश के मतदाताओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे और अपने इन्हीं समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के कारण कार्यपालिका की शक्तियाँ आधुनिक युग में बहुत अधिक अभिवर्धी हुई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका उत्तरोत्तर अपनी शक्तियों का अभिवर्धी है, क्योंकि उसको जन समर्थन प्राप्त है, जनमत का बहुमत है। जहाँ लोकतंत्र में, जनतंत्र में, शासन व्यवस्था में बहुमत प्राप्त होता है और प्रचंड बहुमत होता है तो उसको भारी समर्थन प्राप्त होता है। ऐसा जनमत का निर्माण वह अपने विचारों से, अपने विधेयकों से, अपने कार्यकलापों से एक जनमत का निर्माण करती है। यह भी कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यपालिका की शक्तियों में जो वृद्धि है वह उसके उत्तरदायी क्या कारण हो सकते हैं या किन कारणों से कार्यपालिका की शक्ति बढ़ती है। पहला है व्यवस्थापिका की अक्षमता या असमर्थता। दूसरा है कार्यपालिका की आक्रामकता या उद्यमशीलता। तीसरा है कार्यपालिका के पदों में वृद्धि। चौथा है दल का प्रश्रय व सहायता। तीसरा है पांचवा है राष्ट्रीय संकट। छठवां है संविधान की संरचनात्मक व्यवस्थाएं। सातवां है संवैधानिक संशोधन की व्यवस्थाएं। सरकार की नीति और समस्याओं की बढ़ती जटिलता के कारण कार्यपालिका के हस्तक्षेप का बढ़ता क्षेत्र। सशक्त केंद्रीय कार्यपालिका की अवधारणा के प्रति वैचारिक प्रतिबद्धता। एकल नेतृत्व में उत्तरदायित्व निहित करने की मान्य प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन व विदेश नीति और संचार साधनों का योगदान व प्रचार की भूमिका उत्तरोत्तर कार्यपालिका की शक्ति में अभिवृद्धि करती है। इस प्रकार से कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के जो संबंध हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत होता है उस दल की सरकार होती है, इसलिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध है। चूंकि विधायिका या व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत होता है उस दल की सरकार है। दूसरा, जहाँ अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है उन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में भी कोई भी कार्यपालिका अपना कार्य राष्ट्रपति को नियुक्ति, संधि, समझौते अगर करने हैं तो उसे व्यवस्थापिका या सीनेट से उसको अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा। इसलिए व्यवस्थापिका से घनिष्ठ संबंध बनाने कार्यपालिका का मुख्य दायित्व है। और मोंटेस्क्यू का जो सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, वह नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवस्थापिका अपना कार्य करे, कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे। इस दृष्टिकोण से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में जो संबंध है और व्यवस्थापिका की जो अभिव्यक्ति है वह जनता की प्रभुसत्ता है। लोकतंत्र के चिंतकों की ऐसी मान्यता है कि लोकतंत्र की जो सर्वोच्च शक्ति है वह जनता में निहित है। जनता उसकी प्रभुसत्ता है, जन संप्रभु है। इसलिए अपनी प्रभुसत्ता का व्यवस्थापिका के माध्यम से व्यवहार करती है जनता, और जनमत का निर्माण भी व्यवस्थापिका में होता है। इस कारण से व्यवस्थापिका में से एक छोटी या सीमित मात्रा में
जो बहुमत प्राप्त होता है उस दल का, वह कार्यपालिका के रूप में परिणित होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में बराबर संतुलन रखते हुए या व्यवस्थापिका से बराबर मधुर या घनिष्ठ संबंध रखते हुए कार्यपालिका अपना कार्य संपन्न कर सकती है। और अगर व्यवस्थापिका को अनदेखा करती है तो कई संकट का सामना करना पड़ सकता है। एक सदन में सरकार का बहुमत हो सकता है, किंतु उच्च सदन में लगभग सरकार के विपरीत बहुमत होता है। इसलिए व्यवस्थापिका से बराबर मधुर संबंध बनाकर ही वह विधेयक, कानून या योजनाओं का निर्माण कर सकती है, उसे पारित करवा सकती है, विधेयक का स्वरूप ग्रहण कर सकती है। दूसरा, संसदीय शासन व्यवस्था में जो संकट के समय जो विधायिका का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में भी व्यवस्थापिका के साथ मधुर संबंध की आवश्यकता है। इस प्रकार से जिन देशों में संसदीय शासन व्यवस्था है, उस संसदीय शासन व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था में, जैसा कि पहले चर्चा की, कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य अनिवार्य रूप से विधानमंडल के सदस्य होते हैं, विधायिका के सदस्य होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किया जाता है तो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है, तो उसे संसदीय परंपरा के अनुसार 6 माह की अवधि में व्यवस्थापिका का या विधायिका का सदस्य बनना आवश्यक है। ऐसा न हो पाने की स्थिति में वह मंत्रिपरिषद में बना नहीं रह सकता। और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य कार्यपालिका के साथ विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं, किंतु अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। वह कैबिनेट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक कमेटी के रूप में काम करता है, समिति के रूप में काम करता है, जिसे कैबिनेट कहा गया है। राष्ट्रपति की अपनी कैबिनेट है, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह विधायिका का सदस्य नहीं है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका में। किंतु भारत जैसे देश में जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, उन देशों में संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो उस 6 माह की अवधि के लिए निर्वाचन होना आवश्यक है, नहीं है तो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, अपने समस्त कार्यों के लिए उसे कार्यपालिका का व्यवस्थापिका का समर्थन आवश्यक है। और वह बराबर, चूँकि व्यवस्थापिका या विधायिका जो संसदीय शासन व्यवस्था ने जो एक हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र के सबसे समीप जो शासन व्यवस्था को जाना, वह संसदीय शासन, चूँकि उसमें राष्ट्रपति या उसकी मंत्रिपरिषद जो मनमानी नहीं कर सकती, चूँकि संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है, इसलिए वहाँ नहीं हो सकता। किंतु जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था में अगर ऐसा हुआ तो मनमानी हो सकती है। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था में जब तक उस दल का बहुमत है तब तक उस सरकार का अस्तित्व है, इसलिए ये लोकतंत्र के ज़्यादा करीब है। और व्यवस्थापिका में जिस दिन बहुमत खो देता है उस सरकार को जाना पड़ता है या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए व्यवस्थापिका का जो संबंध है कार्यपालिका और व्यवस्था के मध्य, जो संसदीय शासन व्यवस्था में जो संबंध है या संसदीय शासन व्यवस्था की जो व्यवस्था है, उसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्य कार्यपालिका के साथ विधानमंडल के जैसे सदस्य होने के नाते, उत्तरदायी होने के नाते बैठकों में विचार विमर्श करते हैं, भाग लेते हैं, अपना बात रखते हैं, भाषण देते हैं, विधेयक प्रस्तुत करते हैं, मतदान में भी भाग लेते हैं। और कार्यपालिका के सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपने मंत्रालय और कार्यों के प्रति सामूहिक रूप से समूची सरकार के लिए व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी हैं। जैसा कि स्विम एंड स्विंग टुगेदर, इंग्लैंड में कहावत है, स्विंग एंड स्विम टुगेदर, यानी एक साथ तैरते हैं एक साथ डूबते हैं। यानी मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अगर भ्रष्टाचार में या अतिचार में लिप्त पाया जाता है तो सरकार की
थू-थू होती है, सरकार को ग्लानि या उसे आत्मनिरीक्षण के लिए एक अवसर देती है, और सरकार की एक तरह से वैचारिक दृष्टि से कह सकते हैं, या सरकार की बहुत बुरी स्थिति का या संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक मंत्री के कारण पूरे कैबिनेट को जाना पड़ता है, पूरी मंत्रिपरिषद को जाना पड़ता है, और सामूहिक रूप से इस्तीफे देने पड़ते हैं। इसलिए ब्रिटेन में ये कहावत है, स्विम एंड स्विंग टुगेदर, जो सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत को परिणित करती है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व व्यवस्था है उसको इंगित करती है। एक साथ डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं। इस प्रकार से हम आज कार्यपालिका की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।